नमस्कार विद्यार्थियों। आपने कहा था कि ग्रामर का एक रिवीजन होना चाहिए। तो एग्जाम के इतने कम दिन पहले ग्रामर का रिवीजन करने का एक अच्छा तरीका होता है पिछले क्वेश्चन पेपर को हल करना। आज हम 2020 का क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं, उसका ग्रामर का हिस्सा। पहला प्रश्न, शी हर्ट डैश। ये वाक्य हमें पूरा करना है। अगर आप उत्तरों को देखेंगे तो ये सारे उत्तर हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में। हिमसेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ। जहां सेल्फ आता है वो रिफ्लेक्सिव बना देता है प्रोनाउन को। और इसका नियम ये होता है कि जो प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव में आ रहा है वो ही प्रोनाउन, उससे संबंधित प्रोनाउन वाक्य के शुरू में आएगा। अगर हिमसेल्फ सही उत्तर होता तो वाक्य के शुरू में ही आता, क्योंकि हिम से संबंधित प्रोनाउन है ही, पुल्लिंग का। लेकिन शी है यहाँ पे। अगर इट सेल्फ सही उत्तर होता तो यहाँ पर इट आता। लेकिन यहाँ प्रोनाउन है स्त्रीलिंग शी, और शी से संबंधित स्त्रीलिंग प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव में जो होता है वो होता है हर, तो हर सेल्फ हुआ सही उत्तर। 2, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें स्पेलिंग आनी होगी, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। बस आपको अपने लेसन्स पढ़ते रहना पड़ेगा, ये सारे शब्द उसमें आएंगे और जो भी नया शब्द लगे उसकी स्पेलिंग आपको लिखनी पड़ेगी। 2-3 बार कॉपी में लिखेंगे तो याद हो जाएगी। सही स्पेलिंग वेस्ट की WAIST होती है। तीसरा, रेखा सिंग्स और उसके बाद एक ब्लैंक है। सिंग एक क्रिया है, गाना। रेखा गाती है, वो कैसा गाती है ये पूरा करेंगे तो वाक्य पूरा होगा। ऑप्शंस में सब में वेल 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 है, तो हमें वेल प्रयोग करने का सही तरीका जानना चाहिए। अगर लेस वेल हम कहेंगे तो हमें कहना होगा कि किससे कम अच्छा गाती है, क्योंकि लेस कंपैरिजन का शब्द है, वो तुलना करता है। इसी प्रकार मोर भी कंपैरिजन का शब्द है, तुलनात्मक शब्द है, लेकिन कोई तुलना तो है नहीं इस वाक्य में। इसलिए सही उत्तर हुआ वेरी वेल। मच वेल क्यों गलत है? मच एक मोडल वर्ब है जो अपने आप में इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद कुछ नहीं आता। जैसे कि हम कह सकते हैं आई लव यू वेरी मच, ही लाइक्स हर वेरी मच। तो मच के बाद कोई और एडजेक्टिव नहीं आता है। चौथा, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें हमें सही आर्टिकल का चुनाव करना है। तीनों आर्टिकल दिए हुए हैं। He is the honored man, he is a honored man, he is a honorable man, he is an honorable man. अगर आपको आर्टिकल के प्रयोग का नियम याद हो तो द तब यूज किया जाता है जब किसी खास व्यक्ति का हम जिक्र कर रहे हों। लेकिन यहाँ पे हम खाली व्यक्ति को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वर्णित कर रहे हैं, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल द नहीं आएगा, इनडेफिनेट आएगा, यानी कि अ या एन। अब अ आएगा कि एन, ये इस पे डिपेंड करता है कि हमारा एडजेक्टिव वो किस अक्षर से शुरू हो रहा है, वावल से शुरू हो रहा है कि कॉन्सोनेंट से। और इसमें उच्चारण मैटर करता है। ऑनरेबल शुरू तो एच से हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है। जैसे कि आप जानते हैं खाली 5 वावल साउंड होते हैं इंग्लिश में, A E I O U। इन पांचों में से तो ये नहीं है, लेकिन इसका उच्चारण ओ से है, क्योंकि हम हॉनरेबल नहीं कहते हैं, ऑनरेबल कहते हैं। ही इज एन ऑनरेबल मैन, इसलिए सही होगा। इसी प्रकार अगर ऑनेस्ट होता, वो भी एच से स्पेलिंग की जाती है, लेकिन कहते हैं हम ऑनेस्ट तो होता ही इज एन ऑनेस्ट मैन। लेकिन अगर खाली गुड होता तो हम अ कहते, क्योंकि जी ग कॉन्सोनेंट है। ही इज अ गुड मैन, ही इज एन ऑनरेबल मैन। ही स्पोक, फिर हमें इस क्रिया स्पीकिंग, बोलने को डिस्क्राइब करना है। हमारे ऑप्शंस हैं
with a loud voice, at a loud voice, in a loud voice, to a loud voice। यानी कि हमें सही प्रेपोजिशन का चुनाव करना है। इसमें स्पोक के साथ विद आएगा या इन आएगा या एट आएगा या टू आएगा। अलग अलग संदर्भ में सभी प्रेपोजिशन सही होंगे, लेकिन इस संदर्भ में हमारा सही प्रेपोजिशन इन होगा। इसका मतलब वो ऊंची आवाज में बोला। स्पोक विद हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कहेंगे कि वो किस प्रकार से लोगों को संबोधित कर रहा था। जैसे कि अगर हम कहेंगे वो बहुत ही आत्मविश्वास से बोला, तो कहेंगे ही स्पोक विद कॉन्फिडेंस। लेकिन यहाँ हम बता रहे हैं उसकी आवाज कैसी थी, तो हम बोलेंगे इन अ लाउड वॉइस। टू कब यूज करेंगे? ही स्पोक टू हिज फ्रेंड। जब किसी से बात कर रहे हैं तो टू का प्रयोग होगा। सिक्स्थ, चूज द करेक्ट सेंटेंस। किस प्रकार का सेंटेंस है? एक स्टूडेंट के बारे में बात की जा रही है और उसमें डेफिनेट आर्टिकल लगेगा द या इनडेफिनेट आर्टिकल अ। इसकी समझ हमें होनी चाहिए। द मतलब हमने उस चीज को खास बना दिया, इसलिए उसके साथ सबसे उच्च श्रेणी का एडजेक्टिव ही लगेगा। ही इज द बेटर स्टूडेंट। बेटर उच्च श्रेणी का एडजेक्टिव नहीं है, वो बीच का है, वो तुलनात्मक एडजेक्टिव है। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड एडजेक्टिव हुआ, बेटर तुलनात्मक एडजेक्टिव हुआ और बेस्ट सुपरलेटिव हुआ। डेफिनेट आर्टिकल के साथ सुपरलेटिव लगता है, इसलिए सही उत्तर होगा ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। 7, आई थैंक यू। थैंक करना एक क्रिया है, इसको डिस्क्राइब करता है एडवर्ब। क्रिया यानी वर्ब, जो वर्ब को डिस्क्राइब करे, वर्ब को बताए वो कैसा है, कैसे किया गया, उसे एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब बनाने का तरीका होता है, उसमें एडजेक्टिव में ILY जोड़ देते हैं, तो इसका एडवर्ब एक ही है, हार्टिली। इन सारे ऑप्शंस में एक ही एडवर्ब है, हार्टिली, इसलिए सही उत्तर हुआ आई थैंक यू हार्टिली। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। 50 रुपीज को डिस्क्राइब करना है। चारों ऑप्शन 50 रुपीज को, 50 रुपये को डिस्क्राइब कर रहे हैं और यहाँ पे दिक्कत ये है कि हमें जानना है कि ये सिंगुलर में आएगा या प्लूरल में आएगा, एक वाचक होगा या बहुवाचक संज्ञा होगी। जब 50 रुपीज को हमने एक चीज मान लिया तो हम अलग अलग 50 रुपए नहीं गिन रहे हैं। ये मान लीजिए कि हम 50 रुपए के एक नोट के बारे में बात कर रहे हैं, इसको एक ग्रुप नाउन हमने बना दिया, इसलिए जब इकट्ठा हो गया 50 रुपया तो वो एक वाचक हो गया। हालांकि रुपीज बहुवाचक है, लेकिन 50 रुपीज एक साथ एक वाचक होगा, तो 50 रुपीज इज नॉट मच सही उत्तर हुआ। ही इज डैश टू बाय अ फ्लैट। ये टेंस, समय से संबंधित प्रश्न है। इज माने ये या तो प्रेजेंट है या एक तरह से फ्यूचर भी बना सकते हैं कि जो जल्दी ही घटने वाली घटना है उसके लिए भी हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए गॉन और वेंट तो हम अलग कर सकते हैं क्योंकि ये पास्ट टेंस के वर्ब हैं। बचा गोइंग और गो। इज के साथ जो दूसरा वर्ब अगर हम लगाएंगे तो वो हमेशा ING फॉर्म में होगा, इसलिए गो नहीं लगेगा। ही इज गोइंग टू बाय अ फ्लैट। 10th, he went dash college। went पास्ट टेंस का वर्ब है, इसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है ये आपको पता होना चाहिए। he went to college सही है। फिर कहूंगी अगर आप अपने लिटरेचर के चैप्टर्स पढ़ते रहेंगे तो इन सारे प्रेपोजिशन वर्ब अग्रीमेंट से आप अच्छी तरह से
परिचित रहेंगे। याद रखिएगा, went go के साथ सही प्रपोजिशन to होता है। पहले भी हमने देखा था he is going to buy a flat और went इसी past tense है, तो यहां पर भी to ही आएगा। टेंस बदलने से preposition नहीं बदलता है। 11th, what you do dash me, जो तुम कर रहे हो उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, इसका सही अंग्रेजी हमें बनाना है। What you do may not concerned सही नहीं होगा, क्योंकि may के साथ past tense नहीं लगता है। had past tense है, इसलिए इसके साथ past tense ही लगेगा, यानी ed होना चाहिए था अगर ये ग्रामेटिकली सही होता। will फ्यूचर होता है, उसके साथ पास्ट टेंस नहीं लग सकता है, तो बाकी तीनों ऑप्शन में टेंस का समय का मिसमैच है। कहीं पास्ट के साथ प्रेजेंट लगा दिया गया है, फ्यूचर के साथ पास्ट लगा दिया गया है। एक ही ऑप्शन है जिसमें थ्रू आउट है डज नॉट कंसर्न, डज भी प्रेजेंट टेंस है, कंसर्न भी प्रेजेंट टेंस है। व्हाट यू डू डज नॉट कंसर्न मी। 12th, the dog is lying on the floor dash the table, फिर preposition सही हमें चुनना है। preposition जो है वो चीजों की पोजीशन को बताता है, एक चीज दूसरे चीज के संबंध में कहाँ रखी हुई है, पोजीशन उसकी क्या है, इसीलिए इसको प्रेपोजिशन कहते हैं, वो बताता है। अब अगर कोई कुत्ता जमीन पे लेटा है और पास में टेबल भी है, तो जमीन, कुत्ते और टेबल के बीच की पोजीशंस में क्या संबंध हो सकता है? कुत्ता टेबल के अंदर तो नहीं लेट सकता, है ना? और अगर जमीन पे लेटा है तो टेबल के ऊपर यानी ऑन नहीं हो सकता, इनटू फिर अंदर नहीं घुस सकता टेबल के, इसलिए खाली एक ही बचा, कुत्ता जमीन के ऊपर हो सकता है और टेबल के नीचे हो सकता है, अंडर द टेबल। The dog is lying on the floor under the table. 13वां, dash she traveled with us yesterday, yesterday मतलब बीता हुआ कल, इसलिए हमें past tense का verb चूज करना होगा, past tense की क्रिया चूज करनी होगी। can, does ये सब प्रेजेंट टेंस है, may भी प्रेजेंट टेंस है, कंडीशनल है लेकिन प्रेजेंट की तरह यूज होता है। खाली एक ही पास्ट टेंस का वर्ब है didn't she travel with us yesterday। 14वां, he is strong, he can lift this box, इसका सही तरीका इस वाक्य को जोड़कर हम सही तरीके से कैसे लिखेंगे ये हमें बताना है। He is strong enough to lift this box, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन बाकियों को भी देख लेते हैं, क्या उनमें कुछ ऐसा है जो हमें देखना चाहिए, जिसको हमें परखना चाहिए। Strong is the enough to lift the box, इसका सारा सीक्वेंस गड़बड़ है, क्योंकि सही सीक्वेंस किसी भी वाक्य का होता है चीज या आदमी, व्यक्ति, जो वो क्रिया कर रहा है, वो हो गया सब्जेक्ट, वर्ब जो क्रिया वो कर रहा है, और ऑब्जेक्ट जिसके प्रति वो क्रिया कर रहा है, इन दिस केस द बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स को लिफ्ट कर रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट है ही, सॉरी हमारी क्रिया है लिफ्ट, उठाना, और हमारा ऑब्जेक्ट है बॉक्स। तीसरा, द बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय हिम, ग्रामेटिकली सी भी करेक्ट है, द बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय हिम, लेकिन इसमें हमारा एक शब्द गायब हो जा रहा है, स्ट्रॉन्ग गायब हो जा रहा है, इसलिए कुछ मतलब जो है वो बदल जा रहा है। पहले ऑप्शन में ग्रामर भी सही है और दोनों वाक्यों का पूरा पूरा मतलब आ रहा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हुआ ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट दिस बॉक्स। 15, यू आर डैश द पुअर, यू आर माने प्रेजेंट टेंस हो गया, तो जो भी हम जोड़ेंगे वो प्रेजेंट टेंस से संबंधित होना चाहिए। विल हेल्प फ्यूचर हो गया, इसलिए वो नहीं होगा। यू आर हेल्प
जब एक क्रिया आ चुकी है आर, तो दूसरी क्रिया जो आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। हैड हेल्प्ड फिर आप भूल जाइए, क्योंकि वो पास्ट टेंस है, मिसमैच हो जाएगा, प्रेजेंट का पास्ट से मिसमैच हो जाएगा। सही हुआ हेल्पिंग, यू आर हेल्पिंग द पुअर। ऑल डैश हरी व प्रेजेंट, सब प्रेजेंट थे, सब आए थे। हरि के हिंदी में भी होगा, हरि के अलावा होगा या हरि के साथ होगा, इसमें अलावा का मीनिंग जानना होगा। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को मानना, किसी चीज में हामी भरना। एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना। एक्सीड का मतलब होता है किसी चीज से अधिक हो जाना। एक्सेप्ट का मतलब होता है अलावा, सिवाय। इसलिए इसमें आपको वोकैब्युलरी जानना होगा कि सही शब्द है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, इन सब का उच्चारण लगभग एक जैसा है, कंफ्यूजिंग होते हैं। इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है ये जानने के लिए किन स्टूडेंट्स को पता है कि इन शब्दों में क्या फर्क है, हालांकि उच्चारण एक ही है या मिलता जुलता है। 17, द मैन केम डैश मी। फिर प्रेपोजिशन चूज करना है। आदमी मेरे डैश आया, मेरे तरफ आया, और तरफ का इंग्लिश होता है टूवर्ड। बाकी को परख लेते हैं कि क्यों सही नहीं है। द मैन केम ऑफ मी, ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से आना, तो मुझसे तो आदमी नहीं आएगा। सिंस माने टाइम का एक इंडिकेशन देता है, सिंस 2 years ago, वो भी इसमें नहीं है। इसमें तो चलने का, इसमें जगह का संदर्भ है, समय का संदर्भ नहीं है, इसलिए सिंस नहीं होगा सही उत्तर। इनटू भी हुआ अंदर आना, अंदर कोई कैसे किसी के आ सकता है, इसलिए सही उत्तर हुआ द मैन केम टूवर्ड मी, मेरे तरफ आया आदमी। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स डैश, ज्यादातर परीक्षार्थी पास कर गए हैं, ये हमें किस ऑप्शन से मिलेगा? मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ही तो हो नहीं सकता, क्योंकि कई कैंडिडेट हैं तो उनका सर्वनाम एक ही कैसे हो सकता है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स विल पास्ट, इसमें समय का मिसमैच है, फ्यूचर के साथ पास्ट लगा दिया। हैविंग पास्ट के आगे भी कुछ होना चाहिए, हैविंग पास्ट द एग्जामिनेशन, इसलिए सही उत्तर हुआ सी, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैव पास्ड। ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, पूरा वाक्य, इसमें आगे कुछ ना भी जोड़े तो इसका ग्रामेटिकली एक मतलब निकल के आता है। 19, डैश योर वर्क केयरफुली, काम ध्यान से, आगे क्या होता है करो, करो का इंग्लिश होता है डू, इसलिए सही ऑप्शन हुआ डू योर वर्क केयरफुली। हमें यहाँ पे एक क्रिया चाहिए, डू योर वर्क केयरफुली। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें फिर रीडिंग करनी होगी, लेसन पढ़ना होगा, कोई लिस्ट नहीं है शब्दों की कि इनका आप स्पेलिंग याद कर लीजिए, लेकिन अभ्यास के लिए कम से कम एक शब्द का स्पेलिंग तो आप इसमें याद कर ही सकते हैं। सर्कमस्टांस लंबा चौड़ा शब्द है, इसका मतलब होता है परिस्थिति, और स्पेलिंग है CIRCUMSTANCE। स्पेलिंग सबसे अच्छा लिखने से याद होती है, एक शब्द को आप 4 बार 5 बार लिखेंगे तो स्पेलिंग याद हो जाएगी। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फिर बस आना ही, ये पता ही होना चाहिए, इसमें कोई नियम नहीं है, कोई तुक्का नहीं लगा सकते हैं। ग्रुप्स की स्पेलिंग होती है GROUPS। दे वर डैश अ नॉइस, वे हल्ला हिंदी में क्या होगा, मचा रहे थे, तो मचाने का इंग्लिश में शब्द हुआ मेक। तो मेक का कौन सा टेंस आएगा? दे वर दे वर मतलब पास्ट की हम बात कर चुके हैं, और वर के साथ एक और वर्ब लगाना है। वर्ब अपने आप में एक ऑक्सिलरी वर्ब है,
ऑक्सिलरी क्रिया है, उसके साथ एक क्रिया लगाना है। तो जब दो क्रिया साथ लगती है तो दूसरी क्रिया या तो आईएनजी फॉर्म में होती है या एक और फॉर्म होता है पार्टिसिपल का, वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन अभी के उदाहरण में हमें खाली आईएनजी फॉर्म पर ध्यान देना है। लेकिन इसमें भी दो आईएनजी फॉर्म है, बी में मेकिंग लिखा है, डी में टू मेकिंग लिखा है। तो एक और नियम जुड़ गया हमारी लिस्ट में कि जब ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब साथ हैं, उनके बीच में कुछ नहीं आ सकता, उनका बड़ा करीबी रिश्ता है, एक के बाद एक आएंगे। वर्ब मेकिंग, बीच में टू, द, न कुछ नहीं आएगा। दे वर मेकिंग अ नॉइज। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पेंटर, ड्राइंग बनाने वाली, पेंटिंग बनाने वाली, पुताई करने वाले आदमी का नाम होता है पेंटर। PAINTER। 24, इट हैज जस्ट डैश 10। समय बताने का तरीका होता है इट हैज जस्ट स्ट्रक 10। ये बस एक याद रखना होगा कि समय ऐसे बताते हैं, इट हैज जस्ट स्ट्रक 10, जब हम किसी बड़ी घड़ी पे समय देख के बता रहे हैं जिसमें घंटा बजता हो। तो स्ट्राइक का मतलब होता है मारना, तो वो घंटा मार रहा है, कितना, 10 बार मार रहा है, इसलिए 10 बज गए हैं। इस वाक्य का ये मतलब हुआ। There weren't dash apples on the table। सेब की बात हो रही है, मेज पे रखे हुए सेब की। लेसर तुलनात्मक शब्द है, यहाँ तुलना है नहीं, खाली एप्पल्स रखे हैं, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा रही है। मच पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि मच अपने आप में आता है, अपने आप में यूज होता है। आई लव यू वेरी मच, आई लाइक हिम वेरी मच। उसके बाद कोई शब्द नहीं आता है। There weren't many apples सही है, some क्यों नहीं है? There weren't some apples, weren't many apples on the table। लेकिन some तभी यूज में आएगा जब होने की बात कर रहे हो। There were some apples सही होगा, लेकिन weren't आ गया तब हमें many कहना पड़ेगा। 26, a child whose parents are dead is डैश। ये फिर वोकैबुलरी आपका वर्ड मीनिंग टेस्ट कर रहा है कि ये किस शब्द का मतलब होता है। ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप गुजर गए हों वो अनाथ होता है, और अनाथ का इंग्लिश होता है ऑर्फन। तो आपका सही उत्तर हुआ ऑर्फन। अगर हम एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट इसको करना चाहें तो हमें एन ऑर्फन कहना होगा, आर्टिकल इसमें डालना चाहिए। और we should say that a child whose parents are dead is called an orphan। 27, I am dash English। फिर हमारा ing वाला नियम आ गया कि एक प्रमुख क्रिया हमारे पास है तो दूसरी क्रिया ing फॉर्म में आएगी, एक ही ing फॉर्म है। तो 27 का उत्तर हुआ I am learning English। 28, the room will be cleaned by रामू। इसको और किस तरह से हम लिख सकते हैं? वाक्य कह रहा है रामू रूम साफ करेगा। फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस में ही लिखना होगा। तो हैड रिजेक्ट कर दीजिए, वॉज रिजेक्ट कर दीजिए, क्योंकि ये पास्ट टेंस के हैं। अब बचे आपके पास दो अल्टरनेटिव, इसमें से कौन सा सही है? रामू विल क्लीन द रूम, रामू विल टू क्लीन द रूम। मैंने पहले भी ये नियम बताया था, फिर उसका आपको उदाहरण मिल गया। जब दो वर्ब हैं, विल भी है क्लीन भी है, उनके बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए, इसलिए डी आप रिजेक्ट कर सकते हैं और सही उत्तर हुआ सी, रामू विल क्लीन द रूम। 29, राधा सिंग्स अ सॉन्ग। प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें देखते हैं कौन सा प्रेजेंट टेंस का सेंस दे रहा है। A song was sung, was तो past tense आ गया। A song is sung by राधा हो सकता है क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। A song has sung, ये गलत ग्रामर हो गया।
अ सॉन्ग वर संग इसलिए गलत हो गया क्योंकि अ सॉन्ग एकवाचक है और वर बहुवाचक है, तो इसमें मिसमैच हो गया। सही उत्तर हुआ बी। द फार्मर डैश द फील्ड, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसलिए हम प्लाउज यूज करेंगे। द फार्मर प्लाउज द फील्ड। प्लाउइंग के साथ हमें फिर एक ऑक्सिलरी वर्ब इज या वॉज चाहिए होगा। विल प्लाउइंग नहीं हम यूज करते हैं, इसके साथ विल बी प्लाउइंग हो जाता है। जब फ्यूचर टेंस में हम जाते हैं तो विल और प्लाउइंग के बीच में बी लिखते हैं। 31 you dash come to school in time, तुम्हें स्कूल समय पर आना ही चाहिए, है ना। तो इसमें ही मस्ट का सेंस शुड से होता है। यू शुड कम टू स्कूल इन टाइम। बाकी सारे शब्द किसी संदर्भ में सही हो सकते हैं। जैसे अगर कोई आपको गलत सीख दे रहा हो तो आपसे कह सकता है यू मजंट कम टू स्कूल इन टाइम, तुम्हें स्कूल पे नहीं आना चाहिए। लेकिन शुड जो है वो सारे संदर्भों में, ज्यादातर संदर्भों में सही बैठेगा। तो कुछ एक प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है कि अरे वो भी तो सही है, तो उसमें आप ये सोचिए कि ज्यादातर हालातों में कौन सा शब्द सही बैठेगा। तो शायद ही कोई ऐसे हालात होंगे जब कोई किसी विद्यार्थी को कहेगा यू मस्टंट कम टू स्कूल इन टाइम, इसलिए शुड पे हम टिक लगा रहे हैं। 32 ही इज प्लेइंग टेनिस सेड रीता, ये डायरेक्ट स्पीच में बताया गया है और आपको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। डायरेक्ट स्पीच मतलब रीता बोल रही है और इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया गया है कि वो क्या बोल रही है। लेकिन अगर हमें किसी और को बताना होगा, वो आदमी सुन नहीं रहा है कि रीटा क्या कह रही है, हमने सुना है और हम उसे बता रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग हो गया। तो हम कहेंगे रीटा said that he was playing tennis। पास्ट टेंस में सब कुछ होना चाहिए। said से का पास्ट टेंस हो गया, was playing प्ले का पास्ट टेंस हो गया। 33 he showed great, स्पेलिंग जाननी चाहिए पेशेंस की, PATIENCE। I do not dash रीटा एनी मोर, डू प्रेजेंट टेंस है तो अब प्रेजेंट टेंस का हम वर्ब खोजेंगे जो कि है सी। आई डू नॉट सी रीटा एनी मोर। सीइंग हो गया हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ जो हम यूज करते हैं, कोई ऑक्सिलरी है नहीं यहाँ पे तो ये नहीं हो सकते। हैज सी बिना मतलब क्यों दूसरा चीज जोड़ेंगे, कोई जरूरत नहीं है। सीन पास्ट टेंस हो गया, इसलिए सी सही उत्तर हुआ। मीरा डैश ऑफ द लाइट एंड वेंट टू स्लीप, मीरा ने बत्ती बुझाई और सो गई। वेंट पास्ट टेंस है इसलिए पास्ट टेंस का वर्ब हम ढूंढेंगे जो कि है turned। मीरा turned off the light and went to sleep। 36 dash students are present in the class, सही तरीका होता है ये कहने का ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, सभी विद्यार्थी उपस्थित हैं। स्टूडेंट्स के साथ ऑल यूज करेंगे, किसी भी ग्रुप के साथ ऑल यूज करेंगे। टोटल यूज करेंगे नंबर के साथ। होल एक को रेफर करता है इसलिए स्टूडेंट्स के प्लूरल के साथ नहीं आ सकता है। एंटायर भी एक को रेफर करता है इसलिए प्लूरल स्टूडेंट्स के साथ नहीं आ सकता, ऑल आ सकता है। ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। तो ये हुए हमारे 36 प्रश्न 2020 में जो पूछे गए थे। वीडियो रिवाइंड करके एक बार फिर आप सही आंसर्स देख सकते हैं।